हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2 नंबर का महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले विद्युत ऋणात्मक तत्व को समझते हैं कि यह विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। यह विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बहुत से बच्चों के पास पहुंचे, इसलिए इस क्लास को आप इसको लाइक और शेयर कर दें। और जो पहली बार स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में। सबसे पहले चीज देखिए, विद्युत ऋणात्मकता। यह विद्युत ऋणात्मक तत्व को समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हिंदी होता है जी विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या है विद्युत ऋणात्मक तत्व? किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किया गया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जैसे एक कोवैलेंट कंपाउंड हम लोग HF का अध्ययन करते हैं, HF को समझते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है और फ्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल बॉन्ड बनाया। यहां हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाया? एकल बॉन्ड बनाया। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो ये बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इस कोवैलेंट बॉन्ड में साझा किया गया दो इलेक्ट्रॉन जो है, इस दोनों पे दोनों का बराबर अधिकार है। लेकिन ये फ्लोरीन जो होता है वो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ये साझा किया गया जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। तो ध्यान रहे, यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गया, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहां पर अधिक हो गया है। और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो गया तो यहां आ गया आंशिक रूप से माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, और इधर आ गया आंशिक रूप से प्लस चार्ज। तो ध्यान रहे, यह विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यहां पर ध्रुव का निर्माण हुआ, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो बॉन्ड जो है वो यहां पे पोलर नेचर का दिखा। ये पोलरिटी का कारण क्या है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है, इसलिए इधर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ गया और इधर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ गया। तो ये फ्लोरीन जो है यहां पे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, इसी प्रकार से और भी चलता जाता है। और फिर उसके बाद कार्बन, और सबसे कम यहां पर विद्युत ऋणात्मकता हम हाइड्रोजन का दिखा रहे हैं। यह हाइड्रोजन वहां जिसका विद्युत ऋणात्मकता सिर्फ यहां पे विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम दिखाया गया, और यहां फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। तो ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा आप। भाई आपसे पूछ देगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तब फ्लोरीन,
उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। बस है ना। तो याद रखिएगा ट्रिक, फोन करो, फोन करो। फोन करो का मतलब समझ रहा ना, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और करो मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, करो मतलब क्लोरीन। तो ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद क्लोरीन। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब जो है इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मात्र 3 विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिए इसको, यहां पे जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यहां सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और यही फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इस तीनों में से कोई भी एक अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़े, इस तीनों में से कोई भी एक अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो जो बंधन बनेगा उस बंधन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? ध्यान रखिएगा कि जब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई भी एक अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़े तब हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है, और विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होने के कारण यहां पर आंशिक रूप से आएगा माइनस चार्ज, यहां आएगा आंशिक रूप से प्लस चार्ज, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर अधिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा वहां पर यह बॉन्ड ध्रुवीय होगा, और जब ध्रुवीय होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण संभव है। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि कार्बन जो है वो अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, इसी प्रकार से आपको आगे दिखाया गया था कार्बन, और उसके बाद दिखाया गया था हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ये जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में काफी कम अंतर है, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान है। तो विद्युत ऋणात्मकता में लगभग समान होने के कारण या विद्युत ऋणात्मकता में काफी कम अंतर होने के कारण यह बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय नहीं होता है। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कार्बन और हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है। तो ध्यान रहे हर हाल में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण सिर्फ जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, या ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, या नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तभी ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, किसके साथ बनेगा। तो ध्यान रखें कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इस तीनों में से कोई भी एक अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़े, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों में से कोई भी एक है मतलब हाइड्रोजन। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस तीनों में से कोई भी एक अधि हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर? इसका परिभाषा याद रखिएगा, इसका परिभाषा क्या होगा जी? तो ध्यान रखिएगा इसका परिभाषा कि जब हाइड्रोजन परमाणु सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तो जो बंधन बनता है उस बंधन को हम लोग कहते हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? सबको समझ में आ रहा है जी? कि किसी भी अणु में हाइड्रोजन परमाणु, परिभाषा सुनिएगा, जब किसी भी अणु में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। क्लियर? अब हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बातें इसके बारे में, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं, इस तरह से टूटी हुई रेखा के द्वारा। इसे हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा लिखते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जानकारी सबसे पहले लैटिमर तथा रोडबुश, ये वैज्ञानिक का नाम था, लैटिमर और रोडबुश। तो ध्यान है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जानकारी सबसे पहले लैटिमर तथा रोडेनबुश ने दिया था, रोडबुश ने दिया था। और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, ये बहुत ही कम होता है। ये बॉन्ड एनर्जी होता है 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल, मात्र इतना ही इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है जी। ये बॉन्ड एनर्जी याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी का मान बहुत ही कम होता है, मात्र 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होती है बॉन्ड एनर्जी इसका, जो कि बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जो वांडर वाल जो बॉन्ड होता है, ये वांडर वाल जो बॉन्ड है, उस वांडर वाल बॉन्ड से दुर्बल होता है। बात समझ रहे हैं? इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है जी, 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ध्यान रहे, यह आयनिक बॉन्ड एवं सहसंयोजक बंधन से दुर्बल होता है, कमजोर होता है। जबकि वांडर वाल बंधन से क्या होता है? ये वांडर वाल बंधन से, ध्यान रहे, ये वांडर वाल बंधन से जो होता है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इससे स्ट्रांग होता है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है किससे? वांडर वाल बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का शर्त, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त को समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त क्या है? ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कई शर्तें हैं, जिसमें सबसे पहला शर्त ध्यान रखिएगा कि भाई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है इसमें किससे भाई? तो कहता है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पहला शर्त समझ में आया कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्लियर? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। किसको? हाइड्रोजन परमाणु को। तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा शर्त, इसका दूसरा शर्त है कि ये जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन लोगों का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है उसका जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का साइज छोटा होना चाहिए। बात समझ गया ना? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
जो जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ उसके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। तो कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो, तो यही है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का शर्त। पहला शर्त, हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा शर्त, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का साइज छोटा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। क्लियर? तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड का शर्त। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड का एक उदाहरण देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के उदाहरण को समझिए। जैसे भाई साहब, मान लिया यहां पे बहुत सारे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, HF, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो सकता है। यहां पर हम लोग चलिए 2-3 अणु को दिखा दिया है। यह है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अब इस हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में फ्लोरीन चूंकि अधिक ऋणात्मक तत्व है, इसलिए इधर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इधर आंशिक रूप से प्लस चार्ज। यही प्रक्रिया हर जगह है, यही सेम प्रोसेस कि हाइड्रोजन जो है वो अधिक धनात्मक तत्व है फ्लोरीन के तुलना में, इसलिए उधर आंशिक रूप से प्लस और फ्लोरीन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज। अब देखिए ये HF जो है वो ध्रुवीय हो गया है, पोलर हो गया है। तो यहां पे फ्लोरीन पर आंशिक रूप से माइनस और यहां हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज है। ये धन ध्रुव हाइड्रोजन पर और फ्लोरीन पर ऋण ध्रुव, यहां पे ध्रुव बन गया है। तो हमेशा से धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच में एक आकर्षण काम करता है। तो यही ऋण ध्रुव और धन ध्रुव के बीच में एक आकर्षण काम किया और इस आकर्षण के कारण दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया। इस बॉन्ड को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? डॉटेड लाइन के द्वारा। चूंकि ये जो बंधन जो डॉटेड लाइन के द्वारा जो दिखाया गया है वो F और H के बीच में बना है। तो आपको पता F अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये जो बंधन बना है ना जी, इसी बंधन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे आपने देखा कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF जो है, HF का अणु जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो गया? जुड़ा। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया है HF को। यहां पर एक चीज जरा गौर करिएगा, यहां पर देखिए कि H और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला। और दूसरा है कि H और F के बीच में एक डॉटेड लाइन वाला भी बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बंधन देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड। तो यहां पर H और F के बीच में दो प्रकार का बॉन्ड बना है। एक HF जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाया गया और एक H और F यहां पे डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया। ये जो सिंगल बॉन्ड जो सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है जी? कोवैलेंट बॉन्ड है। जबकि ये जो डॉटेड लाइन के द्वारा H और F के बीच में बंधन बना है, इस बंधन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां ये H और F के बीच में दोनों बंधन है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो बंधन है उसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है, वो दुर्बल बल है। जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो बंधन है ये मजबूत बंधन है। तो ध्यान रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रबल बंधन होता है। बात समझ गया ना? यहां पे कौन ज्यादा प्रबल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड वाला कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला? तो ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो है वो अधिक मजबूत बंधन है इसके तुलना में। क्योंकि अभी बताया था इसके पहले हमने कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मजबूत बंधन है, जब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिर्फ वांडर वाल बंधन से क्या होता है? मजबूत होता है। क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने यहां देखा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड में बताया गया कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मजबूत बंधन है हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वान डेर वाल बंधन से क्या होता है? मजबूत होता है। ये वान डेर वाल बंधन से मजबूत होता है सिर्फ। क्लियर यहां तक? चलिए, इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल दिए जा सकता है, तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देते हैं।
जैसे मान लिया जाए बहुत सारे जल का अणु है यहां पे, देखिए इस तरह से, ये O और H, ये H2O है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जल के अणु हो सकता है। ये भी जल है, ऐसा ऐसा बहुत सारा जल का अणु है। और यहां भी वही चीज, ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज। यहां भी हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, ये सेम प्रक्रिया हर जगह, ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, ये हर जगह यही सेम प्रक्रिया। अब देखिए यहां पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आकर्षण लग रहा है, यहां भी देखिए कि आकर्षण लग रहा है। और ये जो बंधन है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, तो इस बंधन को भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां पे हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया है। तो ये सब जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण है। कोई दिक्कत? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जल के अणु, बहुत सारे जल के अणु आपस में जुड़ता है तो बर्फ का निर्माण होता है। तो ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण है। अब आगे, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रहे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो प्रकार का है। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पे, ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां एक वर्ड इंटर आया है, और इंटर का मतलब समझते हैं जी। ये जो वर्ड जो इंटर है, इस इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। और बिटवीन का हिंदी तो समझिए गए होंगे, के बीच में। बिटवीन मतलब के बीच में। तो परिभाषा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैसा हाइड्रोजन बंधन जो दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बने। देखिए, के बीच में, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बने, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल आपको अभी दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए बहुत सारा जल का अणु है, ये जैसे देखिए ये जल है, इसी प्रकार से और भी जल के अणु है, इसी प्रकार से और भी जल के अणु है। और यहां पर ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज, यहां हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस। ये तो आप समझ ही रहे हैं, यही चीज हर जगह होगा। हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस और हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस। अब देखिए यहां पर जो है, ये ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, ये दोनों के बीच में एक आकर्षण लग रहा है। यहां भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आकर्षण लग रहा है। इस तरह से देखिए कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन ये देखिए जल का अणु है, और ये को देखिए ये जल का अणु है। बात समझ है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन दो जल के अणुओं के बीच में बना। बात समझ है ना? तो जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में जो बंधन बनता है, उसी बंधन को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड दो विभिन्न अणुओं के बीच में, दो जल के अणुओं के बीच में बना है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आ गया? चलिए, पहला क्लियर। मतलब इसमें ध्यान रखना एक ही चीज कि दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें एक वर्ड है इंट्रा, और जो इंट्रा जो वर्ड है हो, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। इंट्रा का मतलब इनसाइड, इनसाइड समझ रहे हो, इनसाइड का मतलब होता है विद इन। विद इन तो आप समझ गए होंगे, विद इन का मतलब होता है कि अंदर में, अंदर में या के अंदर, अंदर में या के अंदर, ऐसा भी लिख सकते हैं, के अंदर। तो ध्यान रहे, यहां पर इंट्रा का मतलब समझ में आ गया ना, के अंदर। इसका मतलब है कि वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु के अंदर बनता हो, जो एक ही अणुओं के अंदर बने, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? इंटर और इंट्रा, इंटर का मतलब देखिए, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब के बीच में, दो अणुओं के बीच में। जबकि अगर इंट्रा की बात करें तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, मतलब के अंदर, मतलब एक ही अणु के अंदर बने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं। भाई साहब देखिए, ये बेंजीन है, यहां पर O और H जोड़ दिया तो ये अल्कोहल हो गया, और यहां देखिए ये है नाइट्रो, तो ये हो गया नाइट्रोफिनॉल। यहां लोन पेयर का ये आंशिक त्याग किया है, और लोन पेयर के आंशिक त्याग किया है जिस कारण से यहां पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ, और यहां पर आंशिक रूप से माइनस, और यहां तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑक्सीजन, और ये विद्युत धनात्मक है इसके तुलना में, इसलिए वहां पे प्लस। अब इस प्लस और माइनस के बीच में ये जो प्लस और जो माइनस जो बना यहां पे, देखिए ये प्लस और माइनस यहां दिखाते हैं, ये प्लस और माइनस के बीच में एक आकर्षण लगा, और इस आकर्षण के कारण ये बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो क्या अलग अलग कोई अणु था? नहीं, एक के को अणु है, और इस पूरे अणु का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस पूरे अणु का नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ही उस एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो जो एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उस बंधन को हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो देखिए एक रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है जी? एक रिंग बन रहा है। ये देखिए एक रिंग बना कि नहीं, एक वलय बना कि नहीं, एक गोल बना कि नहीं? बना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में हर हाल में एक रिंग बनेगा। बात समझ गया ना? तो जो रिंग बनता है उसे हम लोग कहते हैं चिलेटिंग रिंग, तथा उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चिलेशन। जैसे अभी आपको दिखाया ना जी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये देखिए ये है ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहां पर ये O और H के बीच में एक बॉन्ड बना था जिस कारण से एक रिंग बना, ये बना ना जी। और ये जो रिंग बन रहा है ना, इसी रिंग को हम लोग क्या कहेंगे? चिलेटिंग रिंग। इसी रिंग को हम लोग कहते हैं चिलेटिंग रिंग। और इसके निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चिलेशन। तो क्या है चिलेटिंग रिंग और क्या है चिलेशन, समझ में आया? आपको परिभाषा याद रखना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक रिंग का निर्माण होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक रिंग का निर्माण होता है, उसी रिंग को हम लोग कहते हैं चिलेटिंग रिंग, और उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चिलेटन या चिलेशन। क्लियर? तो आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त क्या है वो आप लोगों ने देखा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो कंप्लीट हुआ। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित अनेक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन कुछ क्वेश्चनों को हम लोग समझते हैं। तो यहां से अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। तो ध्यान रहे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा। यहां 10+2 में 10+2 2025 में यहां से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है बिहार बोर्ड में। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्न में जो है वो कौन है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो आपको बताया गया था हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कौन कब हो सकता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़े, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े। इसके अलावा देखिए कहां क्या है, तो HF यहां हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, यहां अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, यहां देखिए HCl। ये जो HCl है इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिएगा HCl। HCl में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। सेम वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। देखिए यहां दिया है फिनॉल। फिनॉल तो आप जानते ही होंगे ना जी। फिनॉल में क्या है ये देखिए, यहां O और H आ गया। जब O और H आ गया तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब HCl पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। बस है ना। तो यहां पर सेम क्वेश्चन फिर कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन में से कोई भी एक यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। बात समझ है ना। तो ध्यान रहे, आप इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि NH3 अर्थात अमोनिया हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जबकि फॉस्फीन PH3 हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। क्यों? तो आपको बताया गया था हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त में। देखिए NH3 और PH3 जैसे ये एक ही ग्रुप, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। भाई साहब ये है पांचवा ग्रुप का सदस्य। ये टोटल क्या है, ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये टोटल है पांचवा ग्रुप का सदस्य। इसमें देखिए कि नाइट्रोजन भी एक अधातु और फास्फोरस भी अधातु, मतलब दोनों विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लेकिन आपको बताया गया था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व सिर्फ नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही बनाएगा, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। और जब साइज छोटा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है। बस समझ रहे हैं ना। यहां पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, काफी अंतर है। N और H के विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है, जबकि P और H के विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होता है या बहुत कम अंतर होता है। बस समझ रहे हैं ना। तो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसीलिए ये ज्यादा ध्रुवीय बंधन बनाता है, ये कम ध्रुवीय बंधन बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये साइज में छोटा होने के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है नाइट्रोजन, और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, या ये भी कह सकते हैं N और H के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण यहां पर यह बंधन ध्रुवीय हो जाता है। यही कारण है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, साइज छोटा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका साइज बड़ा है इसलिए हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन बुझाया, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आगे कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्यों? देखिए भाई, फिर वही बात आपको अभी बताया कि ये जो पांचवा ए ग्रुप है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, अब यदि इसके साथ
ये हाइड्राइड बनाता है, तो इस तरह से बनाएगा, इस तरह से बनाएगा। तो क्वेश्चन ये दोनों से संबंधित है कि भाई NH3 का जो क्वथनांक है वो pH3 से ज्यादा होता है। देखिए द्रव्यमान ज्यादा फास्फोरस का है, लेकिन क्वथनांक ज्यादा किसका है? NH3 का। ऐसा क्यों? तो भाई वही बात, NH3 जो है वो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, यह हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। बात समझ गया ना? तो NH3 में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है वो pH3 से क्या होता है? अधिक होता है। बुझाया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों? फिर वही बात, H2O जो है वो द्रव है जबकि H2S गैस। देखिए ये क्या है? 6A का सदस्य है, ऑक्सीजन ओ सनम सेंटीमीटर टेलीग्राम बाई पोस्ट, वो सनम सेंटीमीटर टेलीग्राम बाई पोस्ट, ये 6 ग्रुप का सदस्य है, 6A ग्रुप का सदस्य है। अब इसका अगर हाइड्राइड बनेगा तो इस तरह से H2O H2S इस तरह से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहां से उठ रहा है कि भाई H2O कहता है कमरे के ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस। देखिए यहां पे सल्फर का द्रव्यमान ज्यादा है, मोलिकुलर मास ज्यादा होने के कारण मोलिकुलर फोर्स यहां पे ज्यादा है, तो मोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो कहता भाई इससे ज्यादा तो इसी का फोर्स था, तो होना तो चाहिए था ये भी गैस ये भी गैस, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? फिर वही चीज सेम यहां पर देखिए कि जल में क्या है कि जल, जैसे ही जल की बात किया तो जल में ऐसा थोड़ा है कि जैसे एक गिलास जल है तो एक गिलास जल में एक जल के अणु होगा, नहीं, बहुत सारे जल के अणु होगा। तो जब बहुत सारा जल के अणु होगा तो इस तरह से रहता होगा, बहुत सारे जल के अणु है, और जब बहुत सारे जल के अणु है तो ये जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, और जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कहता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ही ये कमरे के ताप पर द्रव है जबकि H2S जो है वो क्या है? गैस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता। बस समझ गया ना? तो H2O में हाइड्रोजन बंधन बनता है, देख रहे हैं ना, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बहुत सारे जल के अणु आपस में जुड़ता होगा, संगुणित होता होगा, जुड़ता है, इस कारण से ये द्रव है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ने के कारण, जबकि H2S यहां पे सल्फर में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये गैस है। बात क्लियर? चलिए इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। जैसे कह रहा है कि HF तरल है जबकि HCl गैस, क्यों? भाई फिर वही बात, देखिए जैसे सातवां ग्रुप में क्या है? सातवां ग्रुप जो हैलोजन है वो क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये हाइड्राइड बनाएगा इस तरह से HF HCl HBr HI, ये बन गया। अब कहता है क्वेश्चन यहां से कि HF जो है वो तरल है जबकि HCl गैस। फिर वही बात, HF में जो है हाइड्रोजन बंधन बनेगा जी, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए HF तरल होता है, जबकि HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं बन रहा है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, इसलिए वो गैस है। यहां पर HF जो है, HF के अणु संगुणित हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जुड़ जाता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इसलिए वो तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि HCl जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर एक ही है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन कि HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है, क्यों? तो फिर वही बात कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है वो HCl से क्या है? अधिक, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है भाई। बस समझ गया ना? तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसा ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल जो है वो जल में विलय है, क्यों? भाई तो आप तो समझ रहे हैं, आंसर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है कि नहीं? चलिए देख लेते हैं फिर से, अल्कोहल जल में विलय है क्यों? जैसे देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है O और H, यही है, और ये इधर जो है वो बहुत सारे कार्बन जुड़े रह सकते हैं R। अब इस अल्कोहल में देखिए
कि जो अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस, तो ये अल्कोहल ध्रुवीय हो गया। और ध्रुवीय हो गया तो OH जब बॉन्ड है, O और H जब बॉन्ड आया तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये क्या करता है हो, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे इस तरह से देखिए, ये जल है H2O, फिर यहां पर भी वही बात, यहां आंशिक रूप से माइनस, इधर आंशिक रूप से प्लस चार्ज। अब देखिए यहां आंशिक रूप से प्लस और ये माइनस, यहां दो अलग अलग चार्ज हो गया। तो अलग अलग चार्ज, धन आवेश स्लाइटली पॉजिटिव है, इधर स्लाइटली नेगेटिव, दो विपरीत आवेश के बीच में हमेशा आकर्षण होगा और इस आकर्षण के कारण O और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया, उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देखिए यहां पे कि जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो है वो एक कार्बनिक यौगिक था, लेकिन ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। ये जो अल्कोहल है वो जल के साथ क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो अल्कोहल चूंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल जो है वो जल में क्या है, घुलने होता है, ये जल में घुल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है कि अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए अल्कोहल जो है वो जल में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, और भी अधिक टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए, और भी अधिक प्रकार के टॉपिक को समझने के लिए ध्यान रहे, आपको स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको 12th केमिस्ट्री से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित सारे टॉपिक आपके पास हो, आपके पास पहुंचे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे भी और भी टॉपिक है, और भी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है कि ग्लूकोज जो है वो जल में विलय है, परंतु साइक्लोहेक्सेन अविलय क्यों। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कोई भी रहे बन सकता है। आपने यहां पे क्वेश्चन देखा कि साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सेन। क्या जरूरी है भाई साइक्लोहेक्सेन, ये सिर्फ तो हेक्सेन भी दिया जा सकता था ना जी। लीजिए ये 6 कार्बन का हेक्सेन है, ये 6 कार्बन का हेक्सेन, या 6 कार्बन का अगर बंद कर दिया जाए, क्लोज चैन बना दिया जाए, तो वो हो गया साइक्लोहेक्सेन। लीजिए ये हो गया हेक्सेन और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों है। दोनों में देखिए यहां पे क्या है कि जितना हाथ खाली है सब जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो देखिए यहां पर क्या है, C और H के बीच में बंधन बन रहा है। यहां भी 2 हाथ खाली है तो 2 को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहां भी देखिए C और H के बीच में बंधन बन रहा है, और आपको पता है कि C और H के बीच में, C और H का विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होता है, इस कारण से यह ध्रुवीय नहीं हो सकता है। विद्युत ऋणात्मकता में काफी कम अंतर होने के कारण कहता है ये सब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं कर सकता है। बस हो गया ना। यही कारण है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन हो या हेक्सेन हो, ये सब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं कर सकता है। यही कारण है कि ये जल में नहीं घुलता है। लेकिन रही बात ग्लूकोज का, तो देखिए ग्लूकोज भी क्या है, 6 कार्बन का है जी। ग्लूकोज भी क्या है, 6 कार्बन का ही है। ऐसा होता है, देखिए ना जी, ये 3 4 5 6 कार्बन का, देख लिए ना। और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए। बाकी जो हाथ खाली है सब जगह क्या है, O और H है, सभी जगह O और H। यही है भाई साहब ग्लूकोज। बाकी जो हाथ खाली है ना सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, यही तो है क्या, ग्लूकोज। यह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस ग्लूकोज में क्या है हो कि ग्लूकोज में देखिए सभी जगह OH बॉन्ड है, देख रहे ना, ये O और H। यहां आंशिक रूप से माइनस, इधर आंशिक रूप से प्लस, फिर O और H। ये O और H बॉन्ड की उपस्थिति के कारण कहता है ये जल में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। बस हो गया ना। देख रहे हो ना जी कि OH बॉन्ड है सब जगह। ये OH बॉन्ड जब है तो यहां आंशिक रूप से माइनस, इधर आंशिक रूप से प्लस, तो कहता है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर देगा। यही कारण है हो, यही कारण है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये सब जल में घुल जाता है।
बात समझ गया ना? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज जो है वो जल में विलय है। हाँ, जल में विलय है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन हो या हेक्सेन हो, ये सब जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा, इसलिए वो जल में नहीं घुलता है। क्लियर? इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भाई ईथर का क्वथनांक कम होता है जबकि अल्कोहल का अधिक, क्यों? आंसर तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ऐसा हो रहा है भाई। देखिए ईथर में क्या है, ऑक्सीजन है और दोनों हाथ खाली है और दोनों तरफ से क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। देखिए ये एल्किल समूह, इस तरह से आप इसी को ऐसा भी लिख सकते थे। देखिए ये है ऑक्सीजन और दोनों तरफ से कार्बन जोड़ दिया जाए, कार्बन का हाथ खाली है तो CH3 जोड़ दिया जाए। अब देखिए फिर यहां पे क्या है, O है, H नहीं है। बस है ना, O है लेकिन H नहीं है। तो जब OH बॉन्ड नहीं है इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। लेकिन रही बात अल्कोहल का, तो देखिए अल्कोहल क्या है, R है, O है और H है, तो यहां आंशिक रूप से माइनस, इधर आंशिक रूप से प्लस। देखिए यहां पे कौन सा बंधन आ गया, तो यहां पर देखिए कि OH बॉन्ड है। तो जब OH बॉन्ड है इसका मतलब है कि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये जो अल्कोहल है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए अल्कोहल जो है इसका क्वथनांक अधिक होता है, अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है जबकि ईथर का क्वथनांक कम होता है। क्यों, समझ में आया? तो ध्यान रखना, ईथर में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा तो एक दूसरे के साथ आपस में संगुणित होगा, जुड़ेगा, जिस कारण से इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित होता है, जुड़ता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है, क्यों? भाई सेम आंसर आपको तो समझ में आ रहा होगा, आंसर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए अमोनिया, भाई ये जो अमोनिया है ना, हो अमोनिया देखिए इस तरह से NH3, ये है अमोनिया। ऐसा ऐसा बहुत सारा अमोनिया के अणु है, NH3। फिर ऐसा ऐसा बहुत सारा अमोनिया है जिसमें एक और दिखा दिया गया इस तरह से NH3। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि ये N और H के बीच में एक बंधन बनेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर यहां पे N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारा, इधर भी बहुत सारा अमोनिया आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा तो ये आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। तो बात वही है कि इसमें भी अमोनिया के जो बहुत सारे अणु है उसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, इसलिए इसे आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इथेनॉल ग्लाइकॉल की तुलना में कम श्यानता का गुण दिखाता है, क्यों? कौन श्यानता का गुण दिखा रहा है कम? कहता इथेनॉल। तो भाई देखते हैं क्या है इथेनॉल और ग्लाइकॉल की श्यानता, कैसे कैसे क्या है देखते हैं। देखो भाई इथेनॉल तो समझते होंगे, 2 कार्बन का यदि अल्कोहल है तो वो इथेनॉल है, ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल। उसी प्रकार से अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है लेकिन दोनों कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो वो है ग्लाइकॉल। इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो भाई साहब ये है ग्लिसरॉल। बात समझ रहे हो? ये है इथेनॉल, ये है ग्लाइकॉल और ये है ग्लिसरॉल। अब आप देखिए यहां पर के गो OH बॉन्ड है, एगो। यहां पर OH बॉन्ड के गो है, 2 गो। यहां पर OH बॉन्ड के गो है, 3 गो। इसका मतलब समझ रहे हो ना
ये OH बॉन्ड है, मतलब यहां पे अल्कोहल बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य एक बॉन्ड होने के कारण एक है, यहां OH बॉन्ड दो है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य दो है, यहां तीन है। तो आप देख रहे हैं यहां से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य इसमें है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य इसमें है कि नहीं? तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य ज्यादा होगा तो उसका विस्कोसिटी, विस्कस नेचर अर्थात श्यानता का गुण भी अधिक होगा। तो बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य ज्यादा है, इथेनॉल में कि ग्लाइकॉल में? तो ग्लाइकॉल में। इथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य है, लेकिन यहां पे दो, और ग्लाइकॉल से भी ज्यादा किसमें है? ग्लिसरॉल में। तो क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा उसका विस्कस नेचर भी क्या होगा? अधिक होगा, मतलब श्यानता का गुण भी अधिक होगा। तो बताइए कि किसका श्यानता का गुण यहां अधिक है? तो जो यहां तीन को एग्जाम्पल दिया गया है उस तीनों में श्यानता का गुण सबसे ज्यादा है ग्लिसरॉल में, उसके बाद ग्लाइकॉल में, और सबसे कम है इथेनॉल में। तो क्वेश्चन पूछा था कि इथेनॉल ग्लाइकॉल के तुलना में कम श्यानता का गुण दिखाता है। हाँ बिल्कुल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य एक है, जबकि ग्लाइकॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य कितना है? दो है। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका ग्लाइकॉल की श्यानता अधिक है और इथेनॉल की श्यानता कम है। तो श्यानता भी हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करता है, ये आपने देखा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट टॉपिक है कि प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन से अधिक होता है, क्यों? 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन का जो क्वथनांक है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। काहे होता है? चलिए देखा जाए। सबसे पहले चीज, एमीन क्या है वो जानते होंगे आप लोग। एमीन क्या है? तो एमीन बनता है अमोनिया से। देखिए ये है अमोनिया NH3, ये है अमोनिया जी, है ना। और यदि अमोनिया का हाइड्रोजन हटे, अमोनिया का हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एल्किल समूह के द्वारा अगर प्रतिस्थापित होता है, इसका मतलब कहने का अर्थ यह है हो कि यहां से हाइड्रोजन हटे, तो जैसे ही हाइड्रोजन हटे, चलिए देखिए, तो यहां पहले क्या था? NH3 था, तो एक वो हाइड्रोजन हट गया तो एक हाथ खाली हो गया। तो हटा है तो किसी के द्वारा हटा है, और वो मान लिया कि एल्किल समूह के द्वारा हटा। किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा। तो यहां देखिए हाइड्रोजन हट गया और R जुड़ गया, यहां से हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन हटने के बाद वहां पे कौन जुड़ गया? एल्किल समूह जुड़ गया। तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि एल्किल समूह के द्वारा होता है तो एमीन का निर्माण होता है। एमीन क्या है समझ में आ गया? चलिए तो अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए कि भाई ये देखिए, ये था एमीन, पहले अमोनिया था NH3, ये था अमोनिया। अब इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन को हटा दो, लो हट गया। एक अमोनिया का यहां, अमोनिया का यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, और अमोनिया का हाइड्रोजन जो है हटा, वो किसी के द्वारा हटा? वो मान लिया एक एल्किल समूह के द्वारा हटा। तो जब एक अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु यदि एक एल्किल समूह के द्वारा हटता है तो वो कहलाता है प्राइमरी एमीन, मतलब प्राथमिक एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से यदि इस अमोनिया का 2 हाइड्रोजन परमाणु हट जाए, किसके द्वारा जी? तो 2 एल्किल समूह के द्वारा। तो जब 2 एल्किल समूह के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तो वो कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से जब अमोनिया का सभी तीनों हाइड्रोजन परमाणु जब प्रतिस्थापित हो जाए, किसके द्वारा जी? तो 3 एल्किल समूह के द्वारा। तो इस तरह से जो बनता है वो कहलाता है 3 डिग्री एमीन। तो एक हो गया 1 डिग्री एमीन, एक हो गया 2 डिग्री एमीन, और एक हो गया 3 डिग्री एमीन। अब देखिए इस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। इस 1 डिग्री एमीन में देखिए NH बॉन्ड के गो है? 2 है कि नहीं? यहां
2 डिग्री अमीन में NH बॉन्ड के गो है, एगो है। यहां देखिए 2 बॉन्ड है, एक यहां और एक यहां। यहां देखिए एक को बॉन्ड है, देख रहे हो ना जी, और यहां एक को बॉन्ड नहीं है कि नहीं। तो 1 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सामर्थ्य 2 गो बता रहा है, 2 डिग्री में एगो और 3 डिग्री में एक को नहीं। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ध्यान रहे, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य जब घट रहा है तो कहता है बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो कहता है 1 डिग्री अमीन का। ये 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य सबसे ज्यादा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सामर्थ्य जो है इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से अधिक है, इसलिए 1 डिग्री अमीन का जो क्वथनांक है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत सारे क्वेश्चन को भी हमने समझा, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड समझा, ये सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं। अब इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की और भी क्लास को पढ़ने के लिए, और भी टॉपिक को समझने के लिए स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।